दोस्तों डिक्सन का शेयर अपने हाई से ऑलमोस्ट 30% तक करेक्ट कर चुका है। पर अब हमें यहाँ ये समझना है कि सबसे पहले तो डिक्सन का गिरावट का रीजन क्या है एंड दूसरा कि मुझे यहाँ पे आगे क्या लगता है। ठीक है, बड़े ही आसान भाषा में मैं आपको ट्राई करूंगा चीजों को समझाने का। दोस्तों डिक्सन काम करता है सेक्टर में जिसका नाम है ईएमएस। अब मैं आपको सबसे पहले यही क्लियर करता हूँ कि ईएमएस का मतलब क्या है। दोस्तों डिक्सन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लाइक आपका एलईडी हो गया, आपका सीसीटीवी कैमरास हो गया, इनको डिक्सन बनाता है। पर ये अपने ब्रांड के अंदर नहीं बेचता है। यहाँ पे इनको बड़े-बड़े कंपनी लाइक सैमसंग, पैनासोनिक की तरफ से ऑर्डर्स आते हैं। वो उनके क्वालिटी के अकॉर्डिंग, सब चीज़ के अकॉर्डिंग उनको मैन्युफैक्चर करता है एंड फिर कंपनीज़ को प्रोवाइड करता है, फिर वो अपने ब्रांड के अंदर बेचती है। तो ये है पूरी ईएमएस सेगमेंट की थीम। तो हमें देखने को क्या मिला, ईएमएस पूरी सेगमेंट की थीम में ही हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। लाइक आपके शेयर कौन से हो गए, एक शेयर है अंबर का, दूसरा आपको इसके बाद सेकंड सेकंड स्टॉक है पीजीएल का, एंड फिर यहाँ पे थर्ड एक और स्टॉक है केन्स का, जिसमें हमें भारी गिरावट देखने को मिली थी पूरे के पूरे सेक्टर में ही। ठीक है, उसका ही इम्पैक्ट हमें देखने को मिला, जहाँ की डिक्सन में भी हमें एक भारी गिरावट देखने को मिली। एक और इसका सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों सेमीकंडक्टर की चिप। यहाँ पे इन कंपनीज को जो इनमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में चिप्स में लगती हैं, उन चिप्स की अवेलेबिलिटी चाइना से नहीं हो पा रही थी एंड कि हर कहीं से चिप्स अवेलेबल नहीं हो रही हैं। इस वजह से इनको सप्लाई में, डिमांड में बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं, यानी कि अपनी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा इश्यू आ रहे हैं। इसी वजह से एक और रीज़न था कि ये पूरा का पूरा सेगमेंट में ही हमें यहाँ गिरावट देखने को मिली थी। ठीक है? उसके बाद अब मैं आपको मेन रीज़न समझाता हूँ। दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पे देखने को मिला केन स्टॉक में से, जो इसी ईएमएस सेगमेंट की थीम में से ही है। केन्स में से बड़ा मोतीलाल ओसवाल जैसे म्यूचुअल फंड ने अप्रॉक्स 8.1 लाख 7 शेयर्स को बेच दिया। अब जब पूरा का पूरा एक म्यूचुअल फंड इतने बड़े थीम में से किसी शेयर को बेच रहा होता है, तो वहाँ पे फिर पूरे के पूरे थीम में ही हमें गिरावट देखने को मिलती है। दूसरा दोस्तों फिर एक और बार केन्स में क्या हुआ, केन्स में अभी लेटेस्ट कोटक बैंक ने एक रिसर्च रिपोर्ट निकाली। वहाँ पे इन्होंने पूरी की पूरी थीम पे भी सवाल उठाए एंड कुछ स्पेसिफिकली केन्स पे सवाल उठाए। उसका ये पूरा रीज़न है, सब चीज़ है, आप देख सकते हो। कंपनी ने क्लैरिफिकेशन भी दी, पर वहाँ पे उसके बाद भी शेयर्स में थोड़ी बहुत अब रिकवरी आनी स्टार्ट हो गई है। ओके, तो ये तो थी दोस्तों पहले पूरी बात कि स्टॉक में हमें गिरावट देखने को क्यों मिली। अब बात कर लेते हैं कि आगे मुझे स्टॉक में क्या लग रहा है। दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे, कल ही मैंने आपके साथ डिक्सन में रिकमेंडेशन भी आपको दिया था कि हम लॉन्ग टर्म के लिए डिक्सन को बाई कर सकते हैं अराउंड अराउंड 12,600 से लेकर 12,800 के बीच में, एंड जिसका टारगेट मैंने आपको दिया था 20,000 प्लस का। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करा है एटलीस्ट 18 से 20 मंथ के लिए। यहाँ पे मैंने पूरी रिसर्च रिपोर्ट भी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी थी, अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो देखियो, ये आप देख सकते हो पूरी की पूरी रिसर्च रिपोर्ट, साइंड रिसर्च रिपोर्ट, ये मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है। आप मेरा एक बार टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, जहाँ पे ऐसी रिसर्च रिपोर्ट्स भी आ सकती हैं और डिक्सन के बारे में और भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। पर मैं आपको यहाँ पे आगे इसको समझाने भी वाला हूँ। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं दोस्तों डिक्सन के फंडामेंटल्स को। फंडामेंटल के बाद हम थोड़े से टेक्निकल्स को भी डिस्कशन करते हुए चलेंगे। अब आप में से कई लोग होंगे जो सबसे पहले चीज में देखते हो कि एफआईआई एंड डीआईआई कितने ज्यादा होल्ड करते हैं, और उसको काफी लोग पॉजिटिव मानते हैं, एंड एक्चुअल में वो पॉजिटिव होता भी है क्योंकि इंस्टीट्यूशंस वहां पे होल्ड करके हुए बैठे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके साथ वही चीज देखते हुए चलता हूँ कि इसमें इन्वेस्टर्स कितने होल्ड है। यहाँ पे आप देखोगे तो एफआईआई की होल्डिंग है अराउंड अराउंड 20.69% की, एंड डीआईआई की होल्डिंग भी अप्रॉक्स 28.93% की है। तो इंस्टीट्यूशंस होल्ड करके अभी भी डिक्सन को बैठे हुए हैं। अप्रोक्सीमेटली 50% जितनी शेयर होल्डिंग तो बड़ी बड़ी कंपनीज के पास ही है। ओके, और चीजों को देखते हैं। यहाँ पे हम एनालाइज अब करेंगे कंपनी को। कंपनी किस सेगमेंट में काम करती है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में काम करती है, वो पूरा मैं ऑलरेडी आपको क्लियर कर चुका हूं। आगे यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 40% तक की कंपनी की निकल के आई हुई है। रिटर्न ऑन इक्विटी 32.8% की, यानी कि रेशियोज एंड कंपनी के बहुत ज्यादा सॉलिड है। इसके बाद एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं जो कंपनी की बहुत सॉलिड यहाँ पे निकल के आई हुई है, वो है पी रेशियो। पी रेशियो दोस्तों, ये कंपनी पहले के टाइम पे 150 का पी रेशियो भी इंजॉय कर रही थी, जो कि अब 62.7 का रह गया है, यानी कि यहाँ पे कंपनी काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड हो चुकी है। इस बात को अच्छे से समझ लो, जो कि इतना हाई जब रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी होता है, उसके सामने 62 का भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये थीम भी बहुत अच्छी है। फिलहाल अंडर वैल्यूड ये स्टॉक चल रहे हैं।
ओके, आगे मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ पीई रेशियो की, जैसे मैंने अभी आपके साथ बात करी थी। एक बारी आपको दिखा भी देता हूँ। आप यहाँ देखोगे एक बारी तो 210 पे भी इसका पीई चला गया था। चलो हम 210 को मानते हैं कि ओवरवैल्यूड हो चुका था, पर 150 का पीई को काफ़ी टाइम तक स्टॉक ने मैनेज करके रखा था एंड आज के टाइम पे ओनली 60 का पीई इसका रह रहा है। यानी कि स्टॉक जो है अब आपका अंडर वैल्यूड हो चुका है। आगे बात करते हैं। अब हम देखेंगे कंपनीज के कुछ फाइनेंशियल्स को अच्छे से। तो ये हैं आपके सामने इसके क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट्स। उसके साथ हम देखते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ ईयर ऑन ईयर के। ओके, देखो, अब यहाँ पे देखोगे कंपनी की सेल्स दोस्तों आपको रेगुलरली बढ़ती हुई दिख रही होगी। 4400 करोड़ से सीधा का सीधा कंपनी 38 यानी कि 10 टाइम्स की सेल्स को बढ़ा चुकी है। वहीं अब आप इसके प्रॉफिट्स को भी देखते हुए चलोगे तो ये आप देखोगे 120 करोड़ से 1200 करोड़ के प्रॉफिट पे हम पहुंच चुके हैं। तो 5 साल में कंपनी ने अपने प्रॉफिट को 10 टाइम्स कर लिया है। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ये कंपनी अच्छी है, कंपनी में ग्रोथ है। अभी से थीम ही पूरा डाउन है, हर चीज की वजह से यहाँ पे हमें डाउनफॉल देखने को मिला है। ठीक है, और चीजें मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एक बारी। तो कंपाउंडेड आप सेल्स ग्रोथ देख सकते हो 10 साल की 42% की, लास्ट 5 इयर्स में 55 एंड 3 इयर्स में 54। तो सारी चीज ही हमें यहाँ पे अच्छी निकल के आई हुई है। अब बात करते हैं कुछ दोस्तों, कंपनी में ऐसा तो होता नहीं है कि हर चीज ही पॉजिटिव होगी, कुछ ना कुछ यहाँ पे नेगेटिव भी होगा, वो चीजें भी हमें देखनी पड़ती हैं। दोस्तों इस कंपनी में जो सबसे नेगेटिव चीज जो अभी आपको देखने को मिलेगी वो है कि इनका जो डेटर्स का साइकिल है, वो जो पैसा इनको आना चाहिए, कंपनी सेल्स तो करे जा रही है, सेल्स तो करे जा रही है, बट डेटर्स का जो कंपनी के पास पैसा आना चाहिए वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे आप देखोगे इनके डेटर डेज अब 65 तक पहुंच चुके हैं, यानी कि ये बहुत ज्यादा है। मैं आपको एक बार इनके ट्रेड रिसीवेबल्स दिखाना चाहूंगा कि कंपनी सेल तो करे जा रही है पर उनको पैसा ट्रेड रिसीवेबल से मिल ही नहीं रहा है। ये देखो, आप कंपनी के ये ट्रेड रिसीवेबल देखोगे तो कंपनी सेल्स कर रही है पर ट्रेड रिसीवेबल रेगुलरली बढ़ते जा रहे हैं एंड 7200 करोड़ के आसपास के हम ट्रेड रिसीवेबल पे पहुंच चुके हैं। यही एक छोटा सा रीजन है कि यहाँ पे कंपनीज के लिए नेगेटिव हो रहा है कि कंपनी सेल करती जा रही है, पर इनकी दोस्तों जो सेल्स होती है वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को ही होती है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि ये पैसे बैड डेब्ट्स हो जाएंगे, पर थोड़ा सा इनको ऑपरेटिंग साइकिल में यहाँ पे यानी कि वर्किंग साइकिल में इश्यू आने लग जाते हैं। वर्किंग साइकिल का इशू का क्या मतलब है कि जब वहां से डेटर से पैसा ही नहीं आ रहा तो कंपनी को शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए पैसा उठाना पड़ जाता है, और बोरोइंग के लिए जब पैसा उठाते हैं तो फिर वो पैसा इंटरेस्ट में जाता है। मैं आपको एक बारी और ये चीजें भी दिखा देता हूँ, सारी चीजें हम आसानी से समझते हुए चलेंगे। ये देखो दोस्तों, ये है शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, क्योंकि पैसा नहीं आ पा रहा इस वजह से आप देखोगे 42 से 121 हुआ, 121 से अब 500 के आसपास है। अब इसके ऊपर कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब जो इंटरेस्ट होगा तो वो डायरेक्ट आपके प्रॉफिट पे इम्पैक्ट डालेगा ही डालेगा। तो एक ये चीज है फिलहाल जो कंपनी के लिए नेगेटिव है, एंड यही बात कोटक बैंक ने भी अपनी रिसर्च रिपोर्ट में करी है कि इनकी वर्किंग साइकिल्स में इस कंपनीज में इशू रह सकता है। दूसरी एक चीज है दोस्तों मार्जिन की, जिस मार्जिन पे ये कंपनीज काम करती है वो काफी कम है। आप देखोगे ओनली ओनली 4%, और जितना कंपटीशन बढ़ता जा रहा है यहाँ पे इनके मार्जिन इश्यूज भी कम होते जा रहे हैं। तो ये दोस्तों दो तीन नेगेटिव पॉइंट भी हैं, इसी वजह से कंपनी में अब जो फास्ट ग्रोथ आनी थी, जो हम बात करते थे कि ये 150 के पी तक भी इंजॉय कर सकते हैं, तो 150 का पी इंजॉय करना मुश्किल है, पर जब ईपीएस का इनका रेगुलरली ग्रोथ बढ़ने की उम्मीद है। चलो, तो ये हो गया दोस्तों पूरा फंडामेंटल एनालिसिस जो मैंने किया था। अब कर लेते हैं थोड़े टेक्निकल की भी बात। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे दोस्तों, यहाँ पे स्टॉक में बना था एक गैप। आप यहाँ से एक इतनी बड़ी रैली आई थी। जब इतनी फास्ट रैली दोस्तों आती है तो स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आनी भी जरूरी ही होती है, एंड वही हमें स्टॉक में देखने को मिला। पर अब ये सबसे पहला इसका ये मेजर सपोर्ट लेवल था, वो टूटा, एंड यहाँ पे हमने बाइंग पोजीशन बनाई है, वहां से स्टॉक ने रिकवरी दिखानी स्टार्ट कर दी है। तो ये थी दोस्तों पूरी टेक्निकल एंड फंडामेंटल इसकी। मार्केट की गिरावट में एक अच्छा स्टॉक, एक अच्छा फंडामेंटल स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपके साथ वो भी डिस्कशन कर लिया कि कंपनी गिरा क्यों है, एंड उसके साथ टेक्नो फंडा एनालिसिस भी डिस्कशन का कर लिया। ठीक है, तो आई होप अब आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो अब लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट में हमेशा की तरह लिखना कि हम सब मिलकर सीखेंगे, मिलकर कमाएंगे।